देखो लास्ट वाली क्लास में हमने ई वेस्ट को लेकर ना सब कुछ पढ़ लिया। इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट जिसे बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट का मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को यूज करने के बाद जो बची हुई चीजें उसे हम इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट उसे लेकर 2016 में लास्ट ईयर जो गाइडलाइंस जारी करी गई थी, दिशा निर्देश जारी करे गए थे, वे 2016 में जारी करे गए थे। अब समय के साथ ना जो टेक्नोलॉजी वह बदलती रहती है। अब इतने सारे, क्योंकि पिछले 5-6 सालों के दौरान ना जो इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण हमारी दैनिक जीवनचर्या में, क्योंकि हमारी जो रहन सहन का स्तर, हमारा जीने का जो स्तर है, जो हमारा लाइवलीहुड, जो हमारी आजीविका, वो लगातार अलग तरीके से बदल रही है। लाइफ स्टाइल हमारा चेंज हो रहा है। जब लाइफ स्टाइल चेंज होगा ना, उसमें बहुत सारे ना इलेक्ट्रॉनिक उपकरण यूज आ चुके हैं। तो जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है ना, ये हमारे जीवन को प्रभावित कर रहे हैं आगे जाकर। ये पर्यावरण को नुकसान पहुंचा सकते हैं। अब पर्यावरण को नुकसान पहुंचा सकते हैं तो जिम्मेदारी फिर पर्यावरण मंत्रालय की होगी। हमारे यहाँ पर्यावरण मंत्रालय बना रखा है, जो कि 1985 में बनाया गया था। ये पर्यावरण मंत्रालय 1985 में बनाया गया था। इसका यही काम है पर्यावरण के बारे में जानकारी रखना, निगरानी रखना। इसके द्वारा दोबारा फिर गाइडलाइन जारी कर दी गई, जो ऑर्डर दे वो सीपीसीबी को वैसा आया समझ। तो इसके हम ये भी कह सकते हैं, तो ये तो नहीं कहते हम सीपीसीबी ने गाइडलाइन जारी करी, ये ज़्यादा बढ़िया रहेगा। सीपीसीबी सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जिसे बोलते हैं, सीपी और ये क्या है सीबी, जो 1974 में बनाया गया था। ये बोर्ड यही गाइडलाइंस जारी कर रहा है। इसके द्वारा अभी कभी कभी में से नहीं हुई क्या कि पर्यावरण मंत्रालय ने गाइडलाइंस जारी करी। गाइडलाइंस किस लेके जारी करी? गाइडलाइन ई अपशिष्ट या ई वेस्ट को ई अपशिष्ट कह दो, ई वेस्ट कह दो। वेस्ट इंग्लिश का वर्ड, हिंदी में अपशिष्ट कहते हैं। ई का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक पुरानी लिखे उसके नाम का ई लिख दो, समझ नहीं बात है। तो जो इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट या इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट उसे लेकर जो गाइडलाइंस जारी करी गई, उसमें बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई गई। उन गाइडलाइंस में जो बात लिख रखी उन तो सेम हूबहू उठाकर सवाल पूछेगा। मैंने कहा सब पीटी के लिए काम का, और मेंस में तो दो चार लाइन लिखने का मौका मिलेगा तुम्हें। जो पीटी है, पीटी के टेस्ट में बहुत काम का, उसमें उठाकर सवाल पूछा हुआ सीधा उसने, जो टर्मिनोलॉजी यूज करी। क्या करा होगा इसमें? जो इस बार नई गाइडलाइंस जारी करी 2016 की गाइडलाइंस में, इस गाइडलाइंस में एक मुख्य अंतर ये हो कि वहां ना हम 21 वस्तुओं को ऐसी थी, केवल 21 जो हमारे आर्टिकल्स से 21 गुड्स थी जो इलेक्ट्रॉनिक्स गुड थी, यानी 21 जो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स थी, गुड्स का मतलब वस्तु है वो, इलेक्ट्रॉनिक जो वस्तुएं थी 21 वस्तुएं थी ऐसी जो हम उसमें 2016 की गाइडलाइंस में लागू होती उनको, यानी 21 वस्तुएं थी। अब 21 कौन कौन सी थी तुम्हें सब नहीं जाननी ना कभी तुमसे पूछने का। अब उनकी संख्या बढ़ा के 106 कर दी, 106 कर दी, क्योंकि बहुत सारी चीजें 5-6 सालों में टेक्नोलॉजी बहुत तेजी के साथ बदली। जब बदली तो इसका मतलब है जब उनमें टूटेगी फूटेगी, तो टूटने फूटने के बाद क्या होगी, वे कूड़े कचरे में जाएगी। तो कूड़े कचरे में जाएगी तो वे भी उनका भी फिर हम किस तरह प्रबंधन करेंगे और ये किसकी जिम्मेदारी होगी, ये सारा इस 2022 वाली जो गाइडलाइंस आई नहीं, इसके अंदर लिखा हुआ, जो कि 1 अप्रैल 2023 तक लागू हो रही। समझ में आई बात? पूरे देश के अंदर कहीं भी ये गाइडलाइंस लागू होगी इलेक्ट्रॉनिक्स अपशिष्ट के लिए। और उसके अंदर क्या लिखा हुआ ये मैं तुम्हें बताने आया हूँ। सही, वही हमारे काम का, एक वर्ड हमारे काम का। बात समझ में आई बात? या और इनकी संख्या को बढ़ाकर 106 कर दिया। पहले 21 थी और अब 106 गुड्स, 106 ये गुड्स होंगे, आर्टिकल होंगे। आर्टिकल मतलब वस्तुएं, गुड्स मतलब वस्तुएं, इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स जिसे बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तुएं, उन पे गाइडलाइंस जारी होगी। 106 के नाम कभी याद नहीं रखने, वो तो मैंने तुम्हें वैसी संख्या बता दिया कि इससे पता लगना चाहिए कि इनकी संख्या बढ़ा दी गई। सही बात या? तो जो गाइडलाइंस जारी होगी बहुत सारी वस्तुओं को लेकर जो गाइडलाइंस जारी होगी, दिमाग में बात घुस रही, समझ में आई बात? या मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? तो जो पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इसकी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी कब बनाया गया था? वैसे मैंने सब बता रखा पिछली क्लास में, 1985 1985 में। 1985 के बाद 1986 में सबसे बड़ा अधिनियम आया था, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। सब पढ़ा रखा है मैंने पिछली क्लास के दौरान। 1 मिनट, जिम्मेदारी सीपीसीबी। बात समझ में आई बात है? ठीक। तो ये 1 अप्रैल 2023 से गाइडलाइंस जारी हो रही है। सबसे पहले मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ इन गाइडलाइंस के अंदर लिखा हुआ क्या। पहली बात, इनके अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स जो गुड्स, उनकी जो संख्या वो 21 से बढ़ाकर ना 106 कर दी गई। बात समझ आई बात? या इनकी संख्या बढ़ा के 21 से बढ़ा कितनी कर दी गई? 106 कर दी गई। ये सबसे बड़ा बदलाव हुआ। यानी बहुत सारी वस्तुओं को इसके अंदर शामिल करा होगा, जिनमें टूटती होगी फूटती होगी। मेरा मोबाइल फोन है, ये टूटता होगा फूटता होगा, कचरा होगा। जिस दिन भी कचरा होगा ना, इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? या उसकी जो लोहेटिन प्लास्टिक वाला रहा, या लोहेटिन प्लास्टिक वाला लेकर कहाँ जाएगा, वो किस प्लांट में लेकर जाएगा, ये सब जिम्मेदारी होगी किसकी होगी? ये जो जिम्मेदारी होगी यही बताने आया मैं तुम्हें कि किसकी होगी। पिछले 2016 गाइडलाइंस थी ना, इसमें बताया गया था ये जिम्मेदारी उसकी होगी जिसने इलेक्ट्रॉनिक्स गुड बनाया। जैसे सैमसंग की कंपनी ने मोबाइल फोन बनाया तो सैमसंग की कंपनी ही उसका प्रावधान करती होगी, उसका प्रबंधन करने की जिम्मेदारी सैमसंग की कंपनी की होगी लास्ट तक। यही उसका, मैंने एक वर्ड दिया था वहां ईपीआर, और यही वर्ड सेम पेपर में पूछा हुआ। ईपीआर का मतलब है, ई का मतलब है एक्सटेंडेड, और पी का मतलब क्या है? प्रोड्यूसर, निर्माता जो बना रहा है। एक्सटेंडेड का मतलब विस्तार करता, जो विस्तार कर रहा है, ऐसा समझो। दूसरा जो निर्माता, उसके बाद पीआर, आर का मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी, उत्तरदायित्व, जिम्मेदारी भी उसकी होगी। और सेम वर्ड पेपर में पूछा हुआ।
समझ आई बात? या तो इसका मतलब जो ना इलेक्ट्रॉनिक्स गुड, जो वस्तुओं को बनाने वाली कंपनी होगी, चाहे तुम्हारे आसपास जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक्स गुड दिखाई दे रही, वस्तु दिखाई दे रही, मेरे पास ये माइक है, समझो, जो माइक इस कंपनी ने बनाया है, ये लिख रखा ग्रीन आरो लिखा हुआ, इस कंपनी ने बनाया। तो जिस दिन में माइक नहीं डीकम्पोस्ट हो चुका होगा, मेरी मम्मी से भर कर कूड़े कचरे में डालकर इसे लोहेटीन प्लास्टिक वाले बेच देगी। तो ये उन्होंने लोहेटीन प्लास्टिक वाला इसे प्लांट पर लेकर जाएगा, प्लांट पर लेके जाने के बाद ना इसका सेरिगेशन होगा, सेरिगेशन करने का मतलब इसका कचरे को अलग अलग निकाला जाएगा। और इस कंपनी का नाम लिखा हुआ नहीं, जिस कंपनी का नाम लिखा हुआ, इस कंपनी की जिम्मेदारी होगी, इस कंपनी के खुद के प्लांट में जाएगा कचरा। और इस मतलब जो उसकी काम की यूज करने की चीज होगी, इस माइक में से निकाल कर वो यूज कर लेगी, और बाकी ना रिसाइकिल करने की जिम्मेदारी उसकी होगी, उसको अलग से ही प्लांट लगाना होगा इसकी रिसाइकिल के लिए। ताकि समझ में आया बात? या तुमने बनाया तो इसका प्रबंधन भी करो, कचरा हो रहा है ना, इस कचरे का मैनेजमेंट भी करो, इसे गलाओ, इसे करो, साइड करो, अलग करो, डीकम्पोस्ट करो, कुछ भी करो, लेकिन पर्यावरण के अंदर नहीं बचना चाहिए बिल्कुल भी हो। ये कहा गया 2022 की गाइडलाइंस में भी यही कहा गया, और 2016 की गाइडलाइंस में यही कहा गया था। आया समझ? इसमें खास बात क्या है? इसमें क्या खास बात है? इसमें खास बात ये आई, इसमें जो पुराने वाली जो गाइडलाइंस थी वे बैटरी के ऊपर भी लागू हो जाती, कभी ओवरलैपिंग कर जाती। इसमें साफ साफ मेंशन कर दी गई कि बैटरी के लिए अलग से गाइडलाइंस जारी होगी। इसके बाद में जो अगला जो टॉपिक उठा रहा हूं ना, वो बैटरी के लिए, क्योंकि आज जितनी भी चीजें तुम अपने इलेक्ट्रिकल जो व्हीकल आसपास तुम जिन देखते हो, ई रिक्शा का नाम क्या है? नाम ही शुरू में ही लिखा हुआ इलेक्ट्रॉनिक रिक्शा हुआ, उसके अंदर क्या यूज हो रही? बैटरी यूज हो रही। तो बैटरी का जो प्रचलन है वो तेजी के साथ पनप रहा है। बैटरी ना हमारी दैनिक दिनचर्या में आ चुकी है। तो मोबाइल फोन हो, तुम बैठे घर तो यूज करो, उसके अंदर बैटरी लगी हुई, तो तुम उसकी ये बैटरी भविष्य, जो इलेक्ट्रिकल जो उपकरण है ना तुम्हारा इन फ्यूचर है। और जो फ्यूचर है ना, वहां तो पक्का सवाल निकाल लगा 100%, बार बार सवाल निकाल लगा। जो फ्यूचर है इलेक्ट्रिक, क्या क्या सवाल निकाल लगा? एक तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल क्या है, दूसरा क्या है इलेक्ट्रिकल व्हीकल चल कैसा रहा? बैटरी तो चल रहा। जब बैटरी यूज करेंगे तो उसे फेंकेंगे वही, और फेंकेंगे तो फिर कचरा ही बनेंगे, और कचरा बनेंगे तो प्रदूषण होगा, जब प्रदूषण होगा तो फिर जिम्मेदारी इसकी होगी पर्यावरण मंत्रालय की। फिर वो सीपीसीबी गाइडलाइंस देगा कि क्या क्या करना चाहिए, तो यहाँ सब बताया गया। सही बात है। तो बैटरी को लेकर भी गाइडलाइन जारी कर दी गई 2022 में, बड़े काम की पहली बार 2001 के बाद 2022 में, यानी 20-22 साल बाद गाइडलाइन जारी करी गई। 21 साल बाद गाइडलाइन नहीं बदल पाई, पहले 2001 में थी बैटरी को लेकर। अभी तो हम इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को लेकर पढ़ रहे हैं। अब उसके बाद हम पढ़ेंगे जो बैटरी है ना, बैटरी का भी वेस्ट बच जाएगा। बैटरी तुमने यूज कर दी, निप्पो का सेल यूज कर लिया, बैटरी एक प्रकार की यूज कर लिया, फेंक दिया तुमने, इस तरह बहुत सारे लोग यूज कर रहे होंगे, तो फिर कचरा नहीं बढ़ जाएगा। जो कचरा बढ़ जाएगा समस्या खड़ी कर देगा। उस कचरे तो निपटान करने के लिए कौन करेगा? उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? इसकी जिम्मेदारी होगी पर्यावरण मंत्रालय की। पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा सीपीसीबी को कहा गया कि गाइडलाइंस जारी कर दो, और गाइडलाइंस जारी कर दी गई। पर्यावरण मंत्रालय ने गाइडलाइंस जारी कर दी बैटरी को लेकर। और बैटरी को लेकर क्या कहा गया वो मैं आगे पढ़ाने वाला हूँ। और जब भी कोई नई गाइडलाइंस आ गई किसी भी मंत्रालय के द्वारा, यूँ समझ जाओ वहाँ तो पक्का 100% सवाल आएगा आगे आने वाले 4-5 साल के लिए काम की, जब तक नई गाइडलाइंस नहीं आ जाती। बात समझ में आ रही? यही हो सिलेबस यूपीएससी का, जो मैंने तुम्हें एनवायरमेंट के शुरू के वीडियो दे देने क्लास में, ये समझ जाओ इसके अलावा और कुछ नहीं देखना है एनवायरमेंट में। बार बार इसे इतनी बार पक्का कर लेना, कम से कम 5 बार पक्का कर लेना। सिर्फ सेम टू सेम सवाल, सेम टू सेम वर्ड पूछा हुआ। सही बात है। पहले अपने आपको दिमाग सेट करो कि पढ़ना एक सिस्टमेटिकल तरीका बनाओ पढ़ने का, किस टाइम से लेकर इस टाइम तक, इस टाइम से लेकर इस टाइम तक, इस टाइम से लेकर इस टाइम तक। ठीक है, दिमाग ओपन होना चाहिए पूरा तेरा खुले पढ़ने के लिए। अगर नहीं पढ़ाई करोगे ना तो कॉन्फिडेंस लैक हो जाएगा, और जब कॉन्फिडेंस लैक हो जाएगा आगे पढ़ने का मन नहीं करने का। सो ये पढ़ाई करने के लिए एक महत्वपूर्ण चीज जरूरी है, उसका नाम है कॉन्फिडेंस। सही बात है। कुछ बच्चे ऐसे जो छोड़कर रास्ता निकल लिए पढ़ाई तक, क्यों निकल लिए? कॉन्फिडेंस नहीं है। कुछ ऐसे जो पढ़ ही रहे बस ऊपर से पढ़ रहे और सालों सिलेक्शन नहीं हो रहा है, कारण क्या है? कॉन्फिडेंस लैक। अरे एक ऐसा एक ही साल आया, तैयारी करी, निकाल कर लेगा, फुल कॉन्फिडेंस था ना अपने आप पर, तैयारी भी फिर उसी दर के हिसाब से करी ना उसने। सही बात है। तो बहानेबाजी का शिकार नहीं होना। समझ में आया? तो बात समझ में आया क्या कहने की कोशिश करी जा रही? ठीक, पता लग गया क्या हो रहा है, क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा है, समझ में आ रहा है क्या चल रहा है? ठीक, तो अब हम क्या पढ़ेंगे? अब हम पढ़ेंगे गाइडलाइंस, दिशा निर्देश क्या जारी करेंगे। एक का पॉइंट करके लिखवाता हूं मैं। पहले नंबर का पॉइंट दिशा निर्देश का मतलब समझ गए? दिशा निर्देश मैंने पहले समझा रखा, तो ऐसी कोई चीज नहीं तुम समझ नहीं सकते। ये गाइडलाइंस है, एक करके लिखना स्टार्ट करो। पहला पॉइंट लिखो, फर्स्ट पॉइंट। ये नई गाइडलाइंस है, ये नई गाइडलाइंस है। नियम भी कैसे करना, नाम लिखो ई अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2022। ई अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2022 नाम मैंने कहा। ई अपशिष्ट प्रबंधन
प्रबंधन नियम 2022, ई अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2022, ई अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2022। बात समझ आई बात या ठीक। अब जो ये नियम जारी करेंगे, पहला पॉइंट तो किसके द्वारा जारी करे गए? पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इसका ही नाम लिखना। ऑप्शन में देने का सीपीसीबी, ऑप्शन में देगा। सही बात है, कभी कंफ्यूज हो जाओ, इसलिए मैं वही लिखाऊंगा जो ऑप्शन में देगा। लिखो पहला पॉइंट, ये नियम पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा जारी करे गए हैं। मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, क्लाइमेट चेंज इन्वायरमेंट है वैसे। ये नियम पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी करे गए हैं। दूसरा, अब लागू कब से होंगे? इतना सा लिखना बस। लागू कब से होंगे? लागू कब से होंगे? लागू होंगे 1 अप्रैल 2023 तक। 1 अप्रैल 2023 तक लागू होंगे। अब जारी कब हुए थे? नवंबर 2022 में। नवंबर 2022 में, ऊपर पहले वाले पॉइंट में लिख दियो, नवंबर 2022 में जारी हुए थे ये नियम, ई अपशिष्ट को लेकर, ई वेस्ट को लेकर। तीसरा पॉइंट, अब मैं तुम्हें बता रहा हूं इनमें कौन कौन सी वस्तुओं को शामिल करा गया। शॉर्टकट में लिखवा रहा हूं। 106 की 106 नहीं बता रहा हूं मैं। पहले कितनी थी? 21, अब कितनी कर दी गई? 106। लिखो इन नियमों के अंतर्गत, इन नियमों के अंतर्गत, इन नियमों के अंतर्गत ई कचरे के रूप में वर्गीकृत वस्तुओं को, ई कचरे के रूप में वर्गीकृत वस्तुओं को लिखने की आदत डालो। ई कचरे के रूप में वर्गीकृत वस्तुओं की संख्या को, ई कचरे के रूप में वर्गीकृत वस्तुओं की संख्या को, ई कचरे के रूप में वर्गीकृत वस्तुओं की संख्या को बढ़ाकर 21 से बढ़ाकर 106 कर दिया गया है। वैसे इसकी जरूरत नहीं है 21 से 106 की, सही बात है ठीक। मैंने लिखवा दिया ताकि तुम्हें याद रहा। 106 कर दिया, नई गाइडलाइंस है इसलिए मैं लिखवा रहा हूं। इसमें क्या क्या आने वाला है इस बार? एमआरआई का नाम सुना है किसी ने? शरीर की एक एमआरआई हो, पूरी की पूरी, पूरे शरीर की हो। एक को सीटी स्कैन शरीर का, एक को अल्ट्रासाउंड। तो जो ये करते हैं इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण यूज होते हैं। सभी इलेक्ट्रिक तो चला या हाथ तो चलाओ, जो मशीन है सारी की सारी अल्ट्रासाउंड वाली मशीन हाथ तो चल, उसके अंदर भी कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होगा। तो अगर में टूटेगी फूटेगी खराब होगी मशीन ने, तो जो खराब होने के बाद ये पहले ई वेस्ट में शामिल नहीं आती, अब इन्हें भी ई वेस्ट में ले आए। जो 2022 की गाइडलाइंस आई ना, इन्हें भी शामिल कर लिया कि जब इनका ई वेस्ट होगा ना, इनका भी जिस कंपनी ने वो मशीन बनाई होगी एमआरआई की, समझ रहे हो तुम्हें? मान लो कल को मुझे मेरे सिर डैमेज हो जा और मेरी याददाश्त खो जा, याददाश्त खोने के बाद ना मेरे शरीर का सीटी स्कैन होगा। सुन लो, याददाश्त खोने के बाद भी सब याद रखूंगा, गौरव ना, जो सब याद रहा मेरे भूलने का नहीं, मैं समझ की बात है। तो जो मेरी याददाश्त होगी और याददाश्त खोने के बाद ना मैं सब भूल गया जो है था, समझ की बात है। तो मेरे तो पूछ रहे कौन है, हु आर यू, मुझे आप पूछ रहे 2022 की गाइडलाइन बता दो। बड़े महान मूर्ति देखने हैं गाइडलाइन पूछ रहे, तो सुन लो, तो ध्यान लगाएगा। तो कल को जो वो जो मशीन जो बनाई गई, वहाँ जिस मशीन के द्वारा फिर मेरा सीटी स्कैन करा गया, सीटी स्कैन करा गया, सीटी स्कैन वाली एक मशीन थी, वहाँ उसने इंसान को पढ़ाया उसमें, उस मशीन से घुमाया जा आए समझ में। तो जो सीटी स्कैन वाली मशीन है वो किसी कंपनी ने बनाई होगी। उस कंपनी की जिस दिन वो मशीन वो खराब होगी, सीटी स्कैन वाली या एमआरआई वाली जो मशीन है, एमआरआई पूरे शरीर की हो, तो जिस दिन वो मशीन खराब होगी ना, उस जिस कंपनी ने वो मशीन बनाई उसी की जिम्मेदारी होगी उसकी प्रबंधन करने की। उसका जो कचरा नो प्लास्टिक वो अलग जगह ना, वो भी खुद मैनेज करेंगे वे, उसमें तो जो काम की चीजें वो निकाल लेंगे, उसकी मैनेज करने की जिम्मेदारी उसकी खुद की होगी। वे वहां भी ईपीआर लागू होगा, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर आर का मतलब क्या है? रेस्पॉन्सिबिलिटी। बात समझाई बात। यहाँ एक और नया वर्ड देने वाला तुम, पी का मतलब पोल्यूटेट, फिर दूसरे वाले पी का मतलब पे, और तीसरे वाले पी का मतलब प्रिंसिपल। इसे बोलते हैं प्रदूषण कर भुगतान संतुलन। अरे भाई जिसने प्रदूषण करा वो ना जा इसका उसका जाने को टैक्स दो बेटा। एक काम करो, बहुत प्रदूषण कर जाना तुम ना, तो तुम तो टैक्स, इस सिद्धांत पर काम करा जाएगा जो ज्यादा प्रदूषण करेगी कंपनी। तो इसे बोलते हैं पी का मतलब पोल्यूटेट, दूसरे वाले पी का मतलब पे, रुपए निकाल लो बेटा, बहुत प्रदूषण कर दिया। उसके बाद प्रिंसिपल मतलब सिद्धांत, इसे बोलते हैं पी का मतलब प्रदूषण कर भुगतान,
प्रदूषण कर भुगतान का सिद्धांत। याद रहेगी बात? है प्रदूषण कर भुगतान, इतना सही वर्ड उठाकर पेपर में पूछ लेगा और 4 ऑप्शन देके चला जाएगा। बात समझ में आई बात? है ठीक। चलो तो इनकी तो सिर में दर्द कर देगी सरकार, घबराओ मत बिल्कुल भी। लेकिन एक बात बताओ, इसे थोड़ा इकोनॉमिक्स तो जोड़ लो। अगर सरकार ऐसा करती चली गई, तो एक बात बताओ, जो कंपनी ये जो प्रोडक्ट बना रही होगी इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण, क्या हमें भारत में बनागी? कम बनागी, ज्यादा बनागी? उसे खतरा रहेगा कि सरकार ने इतनी खतरनाक गाइडलाइन जारी कर रखी, तो इससे भारत का निवेश प्रभावित होगा, तो भारत की जीडीपी में गिरावट आ गई, एफडीआई कम नहीं हो जाएगा। इसलिए भारत सरकार की जो गाइडलाइंस है ना, कठोर जो गाइडलाइंस है, वे भारत सरकार जो एफडीआई आ रहा बाहर की कंपनियां भारत में आ रही, वे इसे प्रभावित कर रही। समझ बात है? बाहर के लोग आके यहाँ कंपनी थोड़े लगा लेंगे, क्यों कि इन्होंने गाइडलाइंस इतनी खतरनाक बना रखी, तुम ही अपनी आप जिम्मेदारी करो। तुम भाई, इनकी काम तो बनाने का, अभी इनका काम बनाने के बाद अभी ये जो कचरा आया उसका भी यही देखेंगे। भाई तुम बनाओगे कचरा, देख तो कौन सी कंपनियां पसंद करेंगी यहाँ? जब तो नेहा को याद था आया समझ, ये भी तो नेहा को आता इलेक्ट्रॉनिक्स गुड बनाने के लिए। सही बात है, जितनी तुम्हारे आसपास इलेक्ट्रॉनिक्स गुड है ना, सब जितना भी अपने घर में यूज कर रहे, सारी बाहर की कंपनी में, सब बाहर की कंपनी, सारा बाहर का माल हो जो तुम यूज कर रहे हो अपने घरों में। पता लगा क्यों नहीं आता? क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ ना एक लड़ाई खड़ी हो जा, विकास या पर्यावरण। कंपनियां अगर विकास करेगी और विकास करेगी तो फिर पर्यावरण को नुकसान पहुंचेगा, और ये कह रहे पर्यावरण को नुकसान तुम नहीं पहुंचाए तो फिर जिम्मेदारी भी तुम्हारी है। समझ नहीं बात है? ऐसा सिद्धांत तो बढ़िया है, ऐसे समझ। लेकिन जो नियम कानून है कठोर होते चले जा रहे, तो लेकिन और भी कहा गया इसमें कुछ, वो भी तुम आराम से आसान और सरल भाषा में समझाऊंगा मैं। समझ में आया? बहुत टेक्निकल से बाहर निकलेंगे। इतनी बात बताओ, समझ में आई नहीं आई? पहले मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूं इसके अंतर्गत किस चीज को शामिल कर लिया गया। 2022 उसकी जो नियम जारी हुए ई अपशिष्ट को लेकर, उसमें कौन कौन सी चीजों वस्तुओं को शामिल कर लिया गया। नंबर अगला पॉइंट लिखो, ई कचरा प्रबंधन नियम 2022 में, ई कचरा प्रबंधन नियम 2022 में, ई कचरा प्रबंधन नियम 2022 में, ई कचरा प्रबंधन नियम 2022 में सभी विद्युत उपकरण, देखो क्या लिखा हुआ, सभी विद्युत उपकरण, सभी का मतलब समझ गए, एक भी विद्युत उपकरण नहीं बचने का, सभी विद्युत उपकरण कोमा रेडियोथेरेपी, अलग से नाम लिखा है ना, रेडियोथेरेपी लिख लिया, रेडियोथेरेपी कोमा परमाणु चिकित्सा उपकरण, ये भी इसमें शामिल कर लिए, परमाणु चिकित्सा उपकरण जिसके अंदर एटम हो, परमाणु चिकित्सा उपकरण और सहायक उपकरण, परमाणु चिकित्सा उपकरण और सहायक उपकरण, ये 2022 की गाइडलाइंस में कोमल लगाकर चुंबकीय अनुनाद इमेजिंग, जिसे एमआरआई बोलते हैं, या एमआरआई, चुंबकीय अनुनाद इमेजिंग, चुंबकीय अनुनाद इमेजिंग, एम का मतलब क्या हो, मैग्नेट, आर का मतलब रेजोनेंस, आई का मतलब क्या हो, इमेजिंग, यही हो एमआरआई। समझिए बात क्या? कोमा लगाओ, कोमा बिजली के खिलौने, ये छोटे छोटे बच्चे बिजली के खिलौने जाना, ये भी इसमें गाइडलाइंस में आ गए, वो झंझुड़ने से मजा रहे थे ठाक, सब पोल्यूशन हो। घरों में एसी लगाया है, एसी, इसमें लिखो कोमा लगा के एसी, एयर कंडीशनर, जो एयर कंडीशनर है, अभी एयर कंडीशनर शैम्पू समझ रही होगी, सारे बैठे हुए हैं। कोमा माइक्रोवेव, कोमा टैबलेट, मेरा टैबलेट भी इसमें आ गया, कोमा माइक्रोवेव, कोमा टैबलेट, कौन सा लेट, टैबलेट, वॉशिंग मशीन भी आ गई, कोमा रेफ्रिजरेटर, कोमा आईपैड, जो मेरे पास मोबाइल फोन में हो, आईपैड आदि को शामिल करा गया है। अच्छा एक बात बताओ, ये जो बनाया गया, सुन लो पहले, ध्यान लगा अच्छे तरीके से, मेरे पास टैबलेट है 2022 की गाइडलाइंस में आएगा, तो जिस दिन में टूटा का फुट्टा खराब हो गया आया समझ में,
महाराज ने किसी ने फेंक के जगह देख कर हमसे गुस्सा उन्होंने बार बार इसलिए पढ़ा हो आप, सही बात है। तो किसी ने फोड़ दिया ठीक, और जैसे ही फोड़ दिया तो कचरा बन जाएगा। सैमसंग का टैबलेट है, ऐसे हो जब सैमसंग का आयो तो सैमसंग की भी किसके पास जाएगा, पहले लोहेटिन प्लास्टिक वाले पास जाएगा। कुछ भी यार होता क्या चीज मैंने बताया ना, यूपीएससी में काम नहीं आता तो उससे बहुत परे की चीज है यार। पहले तो लोहेटिन प्लास्टिक वाले के पास जाएगा, यो कूड़ा कचरे वाले पास जाएगा, वो किसके पास लेके जाएगा, प्लांट पर लेके जाएगा। अब प्लांट वाले में तुम्हारे जैसे मजदूर लग रहे होंगे सेग्रीगेशन करने पर, रैक पिकर जिसे बोलते हैं, कबाड़ी ऐसे समझ में, तो कबाड़ी का अलग करने पे लगे होंगे इसमें। तो क्या करेंगे ना, कुछ जो अगले जो टेक्निकल पार्ट वाले होंगे इसे ना कंपनी में लेके जाएगा, इसमें जो काम की चीज होगी उसे कर लेंगे यूज, बाकी सबका रिसाइकिल करके भेज देंगे अगर प्लांट में गलाने के लिए इस प्लास्टिक का फिर दोबारा उपयोग कर सकते हैं। बात समझ आई? ये जिम्मेदारी किसकी होगी, पता किसकी होगी, उस कंपनी की होगी। कंपनी को अलग से प्लांट लगाना पड़ेगा, यस अलग से प्लांट लगाना पड़ेगा। अगर कंपनी ऐसा नहीं कर सकती तो कंपनी फिर दूसरी कंपनी को हायर कर दे सकती है। ये सारा दूसरा जो काम है इसका, इस प्रदूषण को समाप्त करने का, इस कचरे को समाप्त करने का। दोबारा फिर समझ में क्या कह रहा हूँ, 2022 की गाइडलाइंस में बात साफ साफ लिखी गई, अगर कंपनी जिम्मेदारी खुद नहीं उठा सकती तो कंपनी को क्या करना होगा, कंपनी को इसके कचरे के प्रबंधन के लिए, कोई भी कंपनी हो, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स गुड हो, आए समझ में, वो जिस कंपनी ने बनाया है ना, जो इसका निर्माता, जो इसका प्रोड्यूसर, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, उसकी जिम्मेदारी होगी। शाबाश, वेरी गुड। बात समझ में आई है बात? यह ठीक, जैसे इसे लेके चले जाओगे तो उसके बाद क्या होगा, इसके बाद यही होगा, अगर वो कंपनी ऐसा नहीं कर सकती, सैमसंग की कंपनी, तो दूसरी कंपनी को हायर कर सकती है। हायर समझते हो, हायर करने का मतलब उसकी जिम्मेदारी किसी और को सौंप सकती है कि आप ना हमारे यहाँ से ना कूड़ा कचरा उठाओ, ले जाओ, हमारे जो काम का था उन्होंने निकाल लिया, बाकी तुम ले जाओ। बात समझ में आया बात है? और उस कंपनी जो उस कंपनी उसका उसके साथ एग्रीमेंट हो जाएगा। बात समझ में आई बात है? लेकिन जिम्मेदारी किसकी होगी, जो निर्माता कंपनी होगी, इलेक्ट्रॉनिक्स गुड को जो बनाने वाली निर्माता कंपनी होगी उसकी जिम्मेदारी होगी। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट का ऑर्डर है। गवर्नमेंट का ऑर्डर मतलब किसका ऑर्डर है, जलवायु पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का। पर्यावरण मंत्रालय शॉर्ट फॉर्म में कह देते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट जिसे बोलते हैं, उसने साफ साफ कह दिया। मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट के इस टाइम मंत्री कौन है, भूपेंद्र यादव। अच्छा, भूपेंद्र यादव। उनकी लड़की का नाम बता दूं? हाँ, ये काम करता फिर रहा है मैं, ऐसा कुछ नहीं है। आगे चलो। क्या कहना सुन लो। जो इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण हो ना, यहाँ सबसे बड़ी समस्या पता क्या हो, जब ये अपशिष्ट का हम प्रबंधन करने जाते हैं ना, ये अपशिष्ट का प्रबंधन करने में ना, आज भी जो औपचारिक क्षेत्र, अनौपचारिक क्षेत्र, जिसे हम अनऑर्गेनाइज सेक्टर बोलते हैं, असंगठित क्षेत्र जिसे बोलते हैं, वो ना वेल एजुकेटेड ही नहीं है। और जो वेल एजुकेटेड नहीं होगा ना, उसे ट्रेनिंग इन दे रखी, प्रशिक्षण इन दे रखा और लगा रखा उसे अलग करने पर। उसे कहा गया टैबलेट के अंदर तो अच्छी अच्छी चीज निकालनी, इसके अंदर तो चिप निकालनी, चिप जो सीधा उठाया इंटी मारी इसके अंदर, सीधा उठाया चिप चाप ये बड़ी सारी अपने आप देख लो कौन सी होगी। दूसरी सबसे बड़ी खास बात हो, हाथ में ग्लव्स भी नहीं पहनता, उसके लिए ट्रेंड ही नहीं है, प्रशिक्षण का अभाव। इसका मतलब मैनेजमेंट करने में ना, जो ई अपशिष्ट उसका मैनेजमेंट करने में सबसे बड़ी समस्या आ रही। मान लो बाहर से कोई टैबलेट बन गया, वो मैंने खरीद लिया, कल को खराब होगा, प्लांट पे चला गया हूँ, जो प्लांट पे जाएगा तो जो इसके अंदर तो कौन कौन सी चीज काम की है तो उस कंपनी को पता होगा ना, ये तो बाहर की कंपनी। तो यहाँ इस हमारे यहाँ ना सेग्रीगेशन करने में, यानी पृथक्करण करने में, ई अपशिष्ट का पृथक्करण करने में बड़ी समस्या आ रही। बात समझाइए मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा है? क्यों? क्योंकि वे लोग जो पढ़े लिखे नहीं है, जो कभी कभी तो ऐसा भी देखा गया, उन्होंने कुछ ऐसी मशीनों को यूज कर लिया अपने हाथों से, उन्होंने फिर इन्फेक्शन भी फैल गया। क्योंकि जो ये इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण, इसमें बड़ी मात्रा में शीशे का प्रयोग हो, शीशा जिसे हम लेड बोलते हैं, लेड जिसे बोलते हैं। बात समझ में आई बात? या बहुत सारे आर्सेनिक का यूज हो, शीशा, लेड, आर्सेनिक, बहुत सारे कैडमियम का यूज हो, कैडमियम का, पारे का यूज हो, और ये मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं होते, मनुष्य के मानव मस्तिष्क पर भी गहरा प्रभाव डालते हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण होते हैं, जो इंसान इनके संपर्क में रहता, काम करता, जो रैक पिकर्स है, जो कबाड़ी है, जो इनका अलग करने का काम कर रहे, वे हाथ का यूज कर रहे और इतने एजुकेटेड भी नहीं पढ़े लिखे हुए। सही बात क्या? इसमें शीशा होगा, पारा होगा और जो लेड होगा, मरकरी होगी, जो इस वर्ड तत्व होंगे ना, ये हानिकारक तत्व मनुष्य के लिए। जब तुम पढ़ोगे ना प्रदूषण की कैटेगरी में आते हैं, और एक को तुम पढ़ोगे ना उठाकर, तो सीधे मानव मस्तिष्क पर प्रभाव डालते हैं। मानव जो शरीर उसके अंदर तमाम प्रकार के रोग उत्पन्न करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण के अंदर तो ये सारे तत्व निकलते हैं।
यानी प्रदूषक तत्व अरे मनुष्य को सीधे इफेक्ट डालते हैं, और सीधे इफेक्ट ना डाल लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं मनुष्य को। ये बात समझ आई बात। और उन पर मनुष्य प्रभावित करेंगे जो उनका सेग्रीगेशन करने बैठेंगे, तो वहां समस्या खड़ी हो जाएगी हमारे लिए। समझ में आई बात? है तो सबसे पहला काम होगा हमारे लिए, जब तुम समाधान लिखोगे इसका, समाधान में ये पॉइंट आराम से लिखोगे कि हम ना ये जो अपशिष्ट उसके ये अपशिष्ट का प्रबंधन करने में एक सबसे बड़ी समस्या उसका सेग्रीगेशन करना, उसका पृथक्करण करना। पृथक्करण करने के लिए हम ना जो रैक पिकर्स जो हमारे लोग उन्होंने अच्छे प्रशिक्षण की आवश्यकता, अच्छी ट्रेनिंग की आवश्यकता। बात समझ में आई आप? ठीक, यहाँ समस्या हमारे यहाँ। बात समझ में आई क्या करने की कोशिश करी जाती है? लिखो, एक पॉइंट लिखो, ई कचरा प्रबंधन नियम 2022, ई कचरा प्रबंधन नियम 2022 के तहत तो ये बताओ ना, फिर ऐसे तत्वों को कम करना चाहिए नहीं करना चाहिए? इसलिए जो 2022 के नियम जारी करे गए इसमें साफ साफ कहा गया ऐसे तत्वों को यार तुम बनाई क्यों रहे? हो सको जो तुम मोबाइल फोन बना रहे उसके अंदर ऐसे तत्व यूज न करो, कम मात्रा में उपयोग करो, ज्यादा क्यों उपयोग कर रहे? बात समझ में आई क्या कहने की कोशिश करी जा रही? ठीक, ये 2022 की गाइडलाइंस में कहा गया कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण बनाने वाली कंपनी होगी ना, वो ना इन तत्वों का जो हानिकारक तत्व होंगे जो मनुष्य के स्वास्थ्य पर प्रभाव डालते होंगे, उन तत्वों का कम से कम उपयोग करना चाहिए। समझ ये बात है? इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण बनाने में 2022 की गाइडलाइंस में कहा गया, ये भी साफ साफ क्या दिया गया? लिख लो इस बात को, क्या लिखा है भी पहले बताओ। तहत इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के निर्माताओं के लिए, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के निर्माताओं के लिए, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के निर्माताओं के लिए सीसा कोमा पारा, सीसा कोमा पारा कोमा कैडमियम, सीसा कोमा पारा कोमा कैडमियम और अन्य के उपयोग को कम करना अनिवार्य है, और अन्य के उपयोग को कम करना अनिवार्य है जो मानव स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकते हैं। अन्य के उपयोग को कम करना अनिवार्य है जो मानव स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकते हैं। एक बात मैं विशेष तौर पर लिखा देता हूँ नोट पर, प्लास्टिक के लिए, प्लास्टिक मैंने पढ़ाया नहीं ना अभी, प्लास्टिक प्रदूषण नहीं पढ़ाया ना, प्लास्टिक के लिए गवर्नमेंट ने अलग गाइडलाइंस जारी कर रखी और इसमें साफ साफ क्या रखा, ये जो नियम होंगे, नाम क्या है इनका, ई अपशिष्ट प्रबंधन नियम, ई अपशिष्ट, ये वहां लागू नहीं होंगे जहां प्लास्टिक तो पैकिंग हो रही, जो चीज प्लास्टिक में पैक होकर चली आ रही, प्लास्टिक पैकिंग पे नियम लागू नहीं होने के। और ये बात ऑप्शन में देकर पूछा तुमसे, ये बात गलत होगी, याद रखना बात। ये पूछेगा ये नियम प्लास्टिक के लिए भी लागू होगी, नहीं, क्योंकि प्लास्टिक के लिए हमने पहले अलग से ही 2016 में नियम जारी कर रखे। अभी मैंने प्लास्टिक पढ़ाया नहीं, इसके बाद प्लास्टिक हमारा टॉपिक। बात समझ में आई क्या कहने उसके लिए? और कहानी जारी लागू होने के, बैटरी के लिए लागू होने के, बैटरी के लिए अलग प्रावधान है। मैं भी कह रहा हूँ ये बैटरी के लिए लागू होने के, बैटरी के लिए हमने 2022 में अलग से गाइडलाइंस जारी करी। ये इलेक्ट्रॉनिक्स जो उपकरण होंगे उन तो जो अपशिष्ट निकलता होगा केवल उसके लिए लागू होंगे। NOTE नोट बनाओ कॉपी में, लिखो ये नियम प्लास्टिक की पैकेजिंग के लिए भी लागू नहीं है, के लिए लागू नहीं है। ये नियम प्लास्टिक की पैकेजिंग के लिए लागू नहीं है। ये नियम प्लास्टिक की पैकिंग के लिए लागू नहीं है। जो प्लास्टिक लागू नहीं है, जो प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016, जो प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के अंतर्गत आती है, जो प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के अंतर्गत आती है। ये प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 क्या है ये पढ़ेंगे, डोंट वरी। नोट नंबर 2, नए नियम बेकार बैटरी के लिए लागू भी नहीं होंगे। नए नियम
बेकार बैटरी के लिए लागू नहीं होंगे। नए नियम बेकार बैटरी के लिए लागू नहीं होंगे जो बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन 2022 के अंतर्गत आती है। ये नियम बैटरियों के लिए भी लागू नहीं होंगे जो बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2022 के अंतर्गत आती है। जो बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2022 के अंतर्गत आती है। क्यों दिखे तू सिरहाने मेरे, सोच के तेरी बातें। ये बात बताओ, समझ में नहीं आई? कोई दिक्कत? अब हम बैटरी वेस्ट के बारे में पढ़ लेते हैं कि बैटरी वेस्ट क्या है। बैटरी वेस्ट के जो नियम है ना, जो बैटरी का जो अपशिष्ट निकल कर बाहर आ रहा, उसे प्रबंधन करने के लिए 2022 में 2001 के बाद 2001 में नियम जारी हुए थे। 2001 के नियम को रिप्लेस करते हुए, उन्हें हटाते हुए अब हमने 21 साल बाद 2022 में फिर बैटरी को लेकर नए नियम जारी करे। क्यों? क्योंकि बैटरी ना हमारी दैनिक जीवनचर्या में प्रवेश कर चुका। अगर तुम्हारे घर में आसपास लाइट नहीं आती हो ना, और तुम्हारा मोबाइल फोन डाउन हो, तो तुम्हारा जीवन अधूरा हो चुका। कुछ नहीं कर सकते तुम। इंटरनेट के बिना तुम वीडियो नहीं देख सकते, तुम किसी से बात नहीं कर सकते, तुम खुद नहीं रहने, मुरझाए घूमोगे। ऐसा समझ। दूसरा क्या है, ऐसा समझ, उस क्या होगा, सही बात बता दी। ए कहाँ ध्यान दे रहा, क्या बात बताइए अभी? बस उसके बाद क्या बताया? तो अग अच्छा, बुझे रहेंगे। बात समझ में आई भाई? कई बात बता रहे हो तुमको, तो देखो कहाँ इसका मतलब ये जो बैटरी है ना। अब सवाल है, तो फिर तुम इसका मतलब तुम फोन यूज करोगे। अब फोन यूज करोगे, इसके अंदर इसके पीछे लगी हुई लिथियम आयन की बैटरी, और जब लिथियम आयन की बैटरी लगी हुई, वो तो बार बार यूज करनी पड़ेगी। एक दिन मोबाइल फोन खराब भी होगा, और ये बैटरी लगातार बढ़ती चली जा रही। सही बात है। बैटरी का अगर नज़ारा देखना तो हमारे पिछले वाली गली में चले जाओ, फूल कुमार की रिक्शा भी है, ई रिक्शा, उसके अंदर भी बैटरी लगी हुई है। फूल कुमार की ई रिक्शा नहीं है क्या? और ई रिक्शा है, ई रिक्शा के अंदर भी बैटरी लगी हुई। सही बात है। सिमरन की स्कूटी पे बैटरी लगी हुई, आया समझ में? लगी हुई नहीं लगी हुई? सुनते रहो, ध्यान लगाओ। और बताओ तुमने कहाँ देखी बैटरी, बताओ? है, शाबाश, वेरी गुड। देखो सही बात है, बैटरी में बैटरी, हाँ उसके अंदर भी बैटरी लगी हुई। और बताओ बैटरी तुमने कहाँ देखी? जल्दी बताओ। गाड़ियों में भी। अरे हैरानी हुई मुझे, तो सुन तो लो। सही बात है। जब मैं दिल्ली में जा रहा था ना, तो मैं बैग टांग के ऐसा करके जा रहा था लाल किले के सामने से। एक लड़की चला रही, वो चला रही, क्या कहते हैं उस ई रिक्शा से चला रही है, और आराम से मेरे टक्कर मार के चली गई। लड़की नहीं, ई रिक्शा से। वाह, सही बात है। क्यों? क्योंकि उसकी आवाज ही नहीं आती। मैंने पूछा इसकी आवाज, मैंने कहा हॉर्न नहीं आया इस पर, कह रही सॉरी सर, सॉरी। तो भाई जैसे, तो क्यों? क्योंकि उसकी आवाज नहीं आती। मैंने पूछा क्यों? कह रही है बैटरी से कनेक्टेड है ना, बैटरी से कनेक्टेड। इसका मतलब समझ में आया? देखो दिल्ली के अंदर जो सारे वाहन में बैटरी। अभी तो हम एक नई पॉलिसी लिए आए, इलेक्ट्रिकल व्हीकल को बढ़ावा दे रहे हैं। फेम नीति का नाम सुना है? 2015 में लागू हुई थी फेम, जो दूसरी नीति फेम की, वह 2019 में लागू हुई। उसके तहत भी तो हम इलेक्ट्रिकल व्हीकल को बढ़ावा दे रहे हैं। नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन 2011 में चलाया हमने। सही बात है। अरे 2023 चल रहा है, इतने सारे मिशन चला गया हमने। और जो हमारे यहाँ तमिलनाडु, उसके अंदर जो हैदराबाद, वो इलेक्ट्रिकल व्हीकल का हब बन चुका। हब का मतलब समझते हो? सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिकल वहीं से। समझ में आया बात? या इतना ही नहीं, इलेक्ट्रिकल व्हीकल को कितना काम हो रहा है। तो जितने भी इलेक्ट्रिकल व्हीकल होंगे, इसमें बैटरी यूज होगी। और जब बैटरी यूज होगी, लेकिन बैटरी की समस्या भी है। जैसे स्कूटी उठा के चलोगे और रास्ते में डाउन हो जाना, तो फिर पैदल चलना पड़ेगा। सही बात है। तो इसके लिए कोई चार्जिंग स्टेशन होना चाहिए। तो चार्जिंग स्टेशन के लिए भी गाइडलाइंस जारी कर दी सरकार ने। चार्जिंग के लिए, चार्जिंग कैसे बनाए जाएंगे, कैसे चार्जिंग होंगे? 3-3 किलोमीटर की दूरी पर शहर के अंदर चार्जिंग होना चाहिए। ऐसे अब इनकी समस्या यह भी है, इन्हें चार्ज करने में टाइम लगे। तो सरकार एक नया जुगाड़ खोज कर लेगा। ये पूछो क्या? बैटरी स्वैप। नाम सुना है? अभी तो बताया तो, बैटरी स्वैप। दूसरी भाषा में कहते हैं बास, BAS।
बैटरी एज ए सर्विस। आसान भाषा में समझो, आसान भाषा में समझो, मेरे पास ये स्कूटी है, ठीक, मान लो इलेक्ट्रिक कार ले ली मैंने, जैसे इलेक्ट्रिक कार ले ली, इलेक्ट्रिक कार 2 पहिया वाहन हो, 3 पहिया वाहन हो, 4 पहिया वाहन हो, ऐसा समझ में। तो 2 पहिया वाहन जितने भी वाहन होंगे इनके अंदर बैटरी होगी, आने वाले टाइम पे सारे इलेक्ट्रिक हो चुके होंगे। जब इलेक्ट्रिक हो चुके होंगे तो पता लगा 10 किलोमीटर तो चला गया था, 10 किलोमीटर भगवानपुर चला गया, भगवानपुर वाले रोड पर, और जैसे भगवानपुर वाले रोड पे एक ढाबा हुआ, आया समझ में, जैसे ढाबा आगा तो ढाबे में मैंने जहाँ ढाबे पाया तो ढाबे पे जाते ही मेरी जो बैटरी वो डाउन होगी, और जैसे ढाबे पे पहुंचती बैटरी डाउन होगी, तो बैटरी डाउन होने के बाद ना तो वहाँ साइड में ना 2 किलोमीटर की दूरी पर एक वो होगा पेट्रोल पंप, पेट्रोल पंप की जगह इस बार ना बैटरी एज ए सर्विस, वहाँ ना सिर्फ वो नहीं है बैटरी चार्ज करेंगे ना, वहाँ बैटरी रखी जाएगी और 2 मिनट के अंदर मेरी गाड़ी के अंदर बैटरी बदल लगाओ और नई बैटरी रख लगाओ, जो मेरी गाड़ी के अंदर रखी हुई थी वो उसको दे देंगे हम, उसका कुछ चार्ज लगाओ 10-20 रुपये। इससे बढ़िया काम क्या है, हो सका नहीं, सरकार ने सोच समझ के बनाया, और 2 मिनट के अंदर बैटरी चेंज, और बैटरी चेंज करके फिर मैं आगे चला जाऊंगा। ऐसा करके जैसे मैं चंडीगढ़ पहुंचूंगा वहाँ जाकर मेरी बैटरी डाउन होगी, जैसे ही फिर वहाँ फिर एक चार्जिंग स्टेशन वहाँ लगा हुआ इस तरह ही, और फिर मैं जो गाड़ी है उसकी बैटरी चेंज करूंगा, फिर मैं जम्मू कश्मीर पहुंच जाऊंगा, और जैसे मैं जम्मू कश्मीर पहुंच जाऊंगा फिर मेरी गाड़ी बैटरी डाउन हो चुकी, जा कहाँ रहे, नहीं ये पूरा का बैटरी एज ए सर्विस जिसे हम बास बोलते हैं, BAS बास, बैटरी एज ए सर्विस, बैटरी को अब एक सर्विस के रूप में, इसका भी हल निकाल लिया। मनुष्य बहुत कमीना आज समझ में, किसी ना किसी चीज का हल निकाल ही ले, बात समझ में नहीं बात है। तो कुछ सालों बाद तुम्हें जो मैं तुम आज बता रहा हूँ ना, ये सब ये 5 साल बाद तुम्हारे सारे प्रचलन में आ चुका होगा। इसलिए जो ब्यूरोक्रेट बनते हैं ना बहुत दूरदर्शी लोग होते हैं, जीवन काल में कभी आगे बढ़ना ना, कभी अपने दुखों को दूर करना, नंबर फर्स्ट पहले नंबर पर तुम्हारे अंदर दूरदर्शिता होनी चाहिए, जो कि डॉक्टर अम्बेडकर तक सीखा जा सके। उन्होंने पहले बता दिया था मध्य प्रदेश से बिहार अलग होना, 100 साल पहले बता दी थी बात, या उन्होंने जब तो करा नहीं बाद में जाकर, फिर बाद में फिर भी करना पड़ा, सही बात। या उन्होंने पहले बता दिया पाकिस्तान बनेगा 7 साल पहले बना, ऐसे होना चाहिए विजनरी। पंडित नेहरू की बात पहले बता दी कि FDI आना 1991 में, संकट में फंसा भारत, फंसा 1991 में, सही बात है। इंसान का दूरदर्शी होना बहुत जरूरी कामयाब होने के लिए, सही बात। अगर किसी इंसान को पहले पता लग जाए उसके साथ क्या होने वाला, तो इसके वो फिर उस रास्ते जा क्यों, सही बात है। तो इंसान का क्या होना चाहिए, तो दूरदर्शी मैंने पढ़ा रखा है, वो पढ़ ले जाकर, दो वाला दूरदर्शी नहीं है दूर तक का जो सोच सकता हो। बात समझ में आई भैया। तो बात समझ में आई। तो बैटरी ना जो वो हमारे दिनचर्या में आ चुकी बैटरी, अब इसका प्रबंधन तो करना पड़ेगा, बैटरी कचरा लगातार बढ़ता चला जा रहा है। अच्छा इलेक्ट्रिकल व्हीकल ना कुछ ये 3-4 सालों में 1-2 साल में तो बहुत तेजी के साथ अस्तित्व में आए। अब मैं गारंटी दे रहा हूँ जो तुम्हारे घर में जो इलेक्ट्रिकल बाइक जो तुम यूज़ कर रहे, जो दूसरी जो बाइक यूज़ कर रहे पेट्रोल वाली डीजल वाली है, ये सब रिप्लेस होने वाली। ये 3-4 साल बाद रोड पर गायब बोलेगी, मैं गारंटी दे रहा हूँ। आज मैं बोल रहा हूँ खड़ा होगा, अगली बात आगे जाके वीडियो देख लेना क्या बताया था, इतनी तेजी के साथ रिप्लेस होगी। अब फिर एक ही चीज़ प्रचलन मांगी, उसका नाम है बैटरी, सबको चाहिए होगी बैटरी। अच्छा बैटरी जिस चीज़ की बनती होगी, बैटरी के लिए कोई तत्व चाहिए होगा, वो तत्व भारत के पास है क्या, नहीं है, समस्या है यहाँ, बाद में जाएगा। वो तत्व हम भारत नहीं आयात करके ले आते, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करते हैं उसका। इसका मतलब अब जो ये तत्व कहीं तो निकाला जाता है, उसका नाम है लिथियम। तो लिथियम के बहुत बड़े भंडार अभी जम्मू कश्मीर में मिले। ऐसा बताया कई साल तक वे ना लिथियम के जो बड़े बड़े भंडार है, कई साल तक हमारा पूरा फाड़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत हो। सबसे पहले जो सबसे बड़ा जो लिथियम का भंडार है ना, वो उसके पास है चाइना के, किसके, फिर अर्जेंटीना के पास, अर्जेंटीना के। अभी बताया जा रहा है दूसरे नंबर पर हमारे यहाँ, जो अगर हमारे यहाँ में वो सक्षम हो चुका, जो लिथियम मिला यहाँ, तो लिथियम के बड़े बड़े पत्थर मिल रहे, तो फिर हमारे यहाँ बैटरी बनाना आसान होगा। फिर जितने इलेक्ट्रिकल व्हीकल है ना जो महंगे महंगे आ रहे हैं, ये सस्ते हो सकते हैं। बात समझाई बात है। तो हमें पता होना चाहिए लिथियम का मतलब क्या हो, लिथियम को क्यों यूज कर हम बैटरी में, क्योंकि लिथियम को ना एक ऐसा तत्व है लिथियम जो ना, अब देखो हाइड्रोजन हीलियम लिथियम,
लिखा हुआ पहले आवर्त, जो आवर्त सारणी ना उसके पहले आवर्त पर रखा हुआ हो, और पहले आवर्त में जो तत्व रखे हो ना उन्हें थोड़ी सी एनर्जी दे दो, कूद का भाग जा उसका इलेक्ट्रॉन, और जब इलेक्ट्रॉन कूद का भाग जा, साइंस की बात है थोड़ी सी, इलेक्ट्रॉन कूद का भाग जा, तो जब इलेक्ट्रॉन चलना स्टार्ट कर तो धारा प्रवाहित हो जा, और जब धारा प्रवाहित हो जा, इसलिए बैटरी का काम ही धारा प्रवाहित होना हो। बात समझ में आई हो क्या कहने की कोशिश करी जा रही? ये शायद मैंने पहले समझाया किसी को, समझाया था? इतनी बात बताओ समझ आई? 10वीं क्लास में समझाया था? कुछ भी बात बताओ समझ में आई नहीं आई? और क्या सर का, सुन लो यार, सुन लो, काम आ जाएंगे 2-4 अक्षर, काम आएंगे। पढ़ाई कभी बेकार नहीं जाता, पढ़ाई में करा हुआ इन्वेस्ट हमेशा लॉन्ग टर्म तक रिटर्न देगा। इसके अलावा कहीं भी अगर टाइम वेस्ट करोगे ना, सब फिजूल है और सब फेक है। दोबारा फिर बता रहा हूँ, पढ़ाई में करा हुआ टाइम वेस्ट ना जिंदगी में जरूर रिटर्न देगा। अब पढ़ाई में दिखाया हुआ तुम्हारा आलकस तुम्हें जिंदगी में बहुत पीछे खींचे लगा। सही बात है, तुम यही से ना आने वाले 3-4 साल बाद इसी क्लास से कामयाब होता हो देखोगे अपने आसपास के बच्चों को, फिर तुम पछताओगे। अब पछताओगे नहीं, घना पछताओगे। कैसे पछताओगे? जा रहे होगा तुम? मुझे छोड़कर जो तुम जाओगे। बात समझ में आई? बात समझ में आई या नहीं कि नहीं आया? समझ में आया बात है? अब मैं जो बैटरी अपशिष्ट के, जो बैटरी का जो अपशिष्ट बचा, चल बैटरी के अंदर तो जो तेजाब था वो भी निकाल लिया आपने, बैटरी के अंदर ना फिर भी कुछ अपशिष्ट बच जा रहा। अब बैटरी पूरी तरह खराब हो चुकी, वो जो अपशिष्ट है वो कहाँ जाएगा? ये 2022 के नियम आए उसमें साफ साफ बताया गया। वे इलेक्ट्रॉनिक्स था, लेकिन अब बैटरी की बात आ रही, बैटरी इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं है। सही बात है, उसमें इलेक्ट्रिक की जरूरत नहीं पड़ रही। वो क्या है, एक बार चार्जिंग देने के बाद फिर दोबारा काम करती है। इलेक्ट्रिक जो इलेक्ट्रिक तो ही चलेगा। सही बात है, तो जो बैटरी वो इलेक्ट्रिक उपकरण से अलग है। यह बात मैंने नोट में भी लिखवाई, नीचे लास्ट में जाएगा। बात समझ आई क्या कहने की कोशिश करी जा रही? ठीक, तो जो बैटरी है हमारे फ्यूचर, जो हमारा फ्यूचर है, बैटरी हमारा फ्यूचर डिसाइड करेगा। समझ में आया बात? है बता सकते हो हमारे यहाँ जो इस तरह के जो खनिज निकाले जाते हैं, अच्छा बैटरी बनाने के लिए कौन से खनिज की जरूरत पड़ती है? लिथियम की। लिथियम, जो लिथियम तुम बता सकते हो लिथियम को निकालने के लिए, खनिज निकालने के लिए हमारे यहाँ कौन सी कंपनी काम कर रही है? उसका नाम है काबिल, खनिज इंडिया विदेश लिमिटेड। ये जुबान बन जानी चाहिए सब चीजें, पीछे सब पढ़ा रखा पिछले वाली क्लासों के दौरान मैंने। अब ई वेस्ट की जगह आने वाला बैटरी अपशिष्ट। बैटरी जिस लड़की के चश्मा लगा उसे क्या बोल रहे थे? बैटरी तो बोल रहे थे। हमारी क्लास में बहुत सारी बैटरी थी। क्या है? अपशिष्ट हो रहा है कुछ नहीं, बैटरी अपशिष्ट क्या दो। और इसके लिए ना नियम जारी कर दिए गए। ये जो पर्यावरण मंत्रालय है ना, ये ना CPCB को कह दो बेबी आपने नियम जारी कर दियो। CPCB को कह दिया है इसने नियम जारी कर दिए। CPCB का नाम सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। 1974 बनाया गया था वो। एक ये तो थरे आदि करवाया मैंने इस तरह बोलूँगा। CPCB बनाया गया था 1974 में, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। अब इसके द्वारा जो पहली बार नियम जारी करे गए थे। पहली बार नियम, अधिनियम नहीं है। अधिनियम वो जो संसद में बनाया जा, ये नियम जो पहली बार नियम जारी करे गए, तो पहली बार जो नियम जारी करे गए वे 2001 में जारी करे गए थे। 2001 में। इसका मतलब जो 2022 के नियम है ना, इन 2001 के नियम को रिप्लेस करने वाले हैं। और यूपीएससी में 2001 के नियम कोई काम कर रही है, हमें पढ़ने ने जो ताजा माल आया ना वो पढ़ रहा हूँ, इन फ्यूचर हमारे वो काम का। और उससे सवाल पूछेगा निकालेगा। तो जो बैटरी को लेकर जो वेस्ट अपशिष्ट जो नियम जारी करेंगे, एक सवाल पक्का पूछेगा 100%, और इन फ्यूचर काम की बार बार तो लिखने का मौका भी मिलेगा। बात समझ में आ रही क्या कहने को करी जा रही? ठीक, तो जो नियम जारी करे गए बैटरी वेस्ट को लेकर या बैटरी अपशिष्ट को लेकर जो नियम जारी करे गए, उन नियमों के अंतर्गत क्या क्या लिखा हुआ? सही बात है। अब जब दूसरी बार जो नियम जारी हुए, दूसरी बार जो नियम जारी हुए वे कब जारी हुए? दूसरी बार नियम जारी हुए 2022 में। और जो 2022 के नाम से जाने जाएंगे में, तो उनका नाम होगा बैटरी अपशिष्ट बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन। बंधन इधर देख लो,
प्रबंधन, बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2022, नियम अधिनियम, नियम मैं भी कह रहा हूँ, नियम 2022। इतनी बात बताओ समझ में नहीं आई? इसके अंदर भी कुछ कहा गया होगा, वो भी हम पढ़ेंगे। एक काम करो, इतना नोट करो तुम, पहला लगा भूल गया। पहला पॉइंट लिखो, लिखो नियमों में, लिखो इन नियमों में इलेक्ट्रिक वाहन बैटरी, इलेक्ट्रिक वाहन में जो बैटरी यूज होगी वो इनमें आ गई। इलेक्ट्रिक वाहन बैटरी कोमा पोर्टेबल बैटरी, कोमा पोर्टेबल, ऐसा इलेक्ट्रिक वाहन बैटरी, नींद चढ़ रही थी, पोर्टेबल बैटरी, पोर्टेबल बैटरी जानते पोर्टेबल बैटरी कैसी हो? ऑटोमेटिक बैटरी, पोर्टेबल बैटरी से बोलते हैं एक बार चार्ज कर दी फिर चलेगी दोबारा, जैसे मोबाइल फोन की बैटरी हो, चार्ज कर ली फिर दोबारा, बोलते पोर्टेबल बैटरी, पोर्टेबल बैटरी। उसके बाद ऑटोमेटिव, ऑटोमेटिव, ऑटोमेटिव बैटरी। देख रहे तुम रिमोट में जो बैटरी यूज हो, रिमोट उसे ऑटोमेटिक बैटरी बोल रहा। चाहे तुम सर्च भी कर लेना कि बैटरी के बारे में जाकर अलग से कैसी देखनी हो तुम्हें बैटरी। और औद्योगिक बैटरी, और औद्योगिक बैटरी, और औद्योगिक बैटरी सहित सभी प्रकार की बैटरी, और औद्योगिक बैटरी सहित सभी प्रकार की बैटरी, यानी जितने भी प्रकार की बैटरी है ना, सारी बैटरियों में निम्न गुण है। औद्योगिक बैटरी सहित सभी प्रकार की बैटरी, औद्योगिक बैटरी सहित सभी प्रकार की बैटरी, औद्योगिक बैटरी सहित सभी प्रकार की बैटरी को कवर करते हैं, को कवर करते हैं। दूसरी सबसे बड़ी खास बात है इसमें ना ईपीआर की बात कही गई। ईपीआर, ई का मतलब समझे? ई का मतलब क्या हो? एक्सटेंडेड। पी का मतलब प्रोड्यूसर, रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसका मतलब विस्तारित, विस्तारित्व, इसका मतलब निर्माता, निर्माता, आर का मतलब उत्तरदायित्व, उत्तरदायित्व। इसका मतलब ये सारी जिम्मेदारी ने जिस कंपनी ने वो बैटरी बनाई उस कंपनी की जिम्मेदारी होगी उसका विस्तार करना। विस्तार के साथ साथ वही कोई कंपनी जो विस्तार कर रहा है ना, जो निर्माता, उसकी जिम्मेदारी होगी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी उस कचरे को कैसे निपटान करना। बात समझ में आई? बात, या एक सिद्धांत है ईपीआर, समझ में आया बात? लिखो विस्तारित निर्माता उत्तरदायित्व। दूसरे पॉइंट में लिखो विस्तारित निर्माता उत्तरदायित्व, विस्तारित निर्माता उत्तरदायित्व, ब्रैकेट में ईपीआर, विस्तारित निर्माता उत्तरदायित्व। सेम सवाल, सेम वर्ड क्वेश्चन के पेपर में रखे। विस्तारित निर्माता उत्तरदायित्व की अवधारणा के आधार पर ये नियम कार्य करते हैं, की अवधारणा के आधार पर ये नियम कार्य करते हैं, अवधारणा के आधार पर ये नियम कार्य करते हैं। कार्य करते लिख दिया। जहां बैटरी के निर्माता, जहां बैटरी के निर्माता बैटरी के संग्रहण, बैटरी के संग्रहण का मतलब इकट्ठा करना, बैटरी अपशिष्ट के संग्रहण, ऐसे लिखो बैटरी अपशिष्ट के संग्रहण। जहां बैटरी के निर्माता बैटरी अपशिष्ट के संग्रहण, बैटरी अपशिष्ट के संग्रहण और पुनर्चक्रण, यानी घूम फिर कर फिर हमारे पास आ जा, और पुनर्चक्रण तथा अपशिष्ट से प्राप्त सामग्री के
अपशिष्ट से प्राप्त सामग्री के लिए नई बैटरी सामग्री, ऐसे लिखा, क्या लिखा भी नहीं बताओ पहले। नई बैटरी में उपयोग के लिए जिम्मेदार होते हैं, नई बैटरी में उपयोग के लिए जिम्मेदार होते हैं। मैंने तुम्हें बताया ईपीआर के तहत जो कंपनी होगी ये काम स्वयं कर सकती है या किसी दूसरी कंपनी को हायर कर सकती है। देखो ईपीआर के तहत, अगला पॉइंट, ईपीआर के तहत, ईपीआर के तहत कंपनी इस वेस्ट का प्रबंधन स्वयं कर सकती है या इसके लिए दूसरी कंपनी को हायर कर सकती है। कंपनी जहाँ तुम देख सकते हो, कंपनी जहाँ निर्माता इसका प्रबंधन स्वयं कर सकता है या इसके लिए दूसरी कंपनी को हायर कर सकता है। हिंदी में लिख दो हायर, दोनों लिख दो हायर है, हायर कर सकता है, लिख दिया। दूसरी कंपनी को हायर कर सकता है। नींद चढ़ रही है क्या? बताओ, इतनी बात समझ में नहीं आई। एक वर्ड और बताया था मैंने तुम्हें, पीपीपी, लिखो उसका नाम, लिखो। अगला पॉइंट, प्रदूषक भुगतान का सिद्धांत, प्रदूषक भुगतान का सिद्धांत। अगला पॉइंट, प्रदूषक भुगतान का सिद्धांत, लिख दिया। इसके ब्राइट में लिखो, प्रिंसिपल ऑफ पोल्यूटेड पेस, प्रिंसिपल ऑफ पोल्यूटर, PRINCIPL, प्रिंसिपल ऑफ पोल्यूटर, प्रिंसिपल ऑफ पोल्यूटर, POLLUTER। उसके बाद लिखना पेस, PAYS। इसका मतलब अगर कोई कंपनी ईपीआर का पालन नहीं कर पाती तो उस पर लगाया जाएगा टैक्स। क्या लगाया जाएगा? बात समझ नहीं बात। वो टैक्स का मतलब क्या है? पैसा देना पड़ेगा उसे, जिन्हें सारा रायता फैलाया ना, अब उसे नहीं समेटता ना तो फिर टैक्स दे लो। आज समझ, लिखो नियमों में निर्धारित, सिर पर लिखना मेरे, नियमों में निर्धारित ईपीआर लक्ष्यों कोमा जिम्मेदारियों लिख दिया, जिम्मेदारियों और दायित्व की पूर्ति न करने पर पर्यावरण क्षतिपूर्ति शुल्क, इस लाइन को क्लिक कर देना, पर्यावरण क्षतिपूर्ति शुल्क लगाया जाएगा। पर्यावरण क्षतिपूर्ति शुल्क लगाया जाएगा, टैक्स लगाया जाएगा, पर्यावरण क्षतिपूर्ति शुल्क लगाया जाएगा। शुल्क, बात समझ में आई? क्वेश्चन दे रहा हूँ एक मेंस का, ये खत्म हुआ, एक मेंस का क्वेश्चन दे रहा हूँ। 2016 में पेपर में आया हुआ है। 2016 में पता लगा क्यों आया था पेपर में? चर्चाओं में था बहुत ज़्यादा। इसे जो चीज़ चर्चाओं में रहती है ना, जो मैगजीन है ना, वो पेपर में अगले साल। समझ बात है? मैगजीन का मतलब है जो तुम करंट अफेयर में पढ़ रहे हो, उसे बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ लो। 1 महीने की पूरी मैगजीन आ गई, 1 महीने तक पूरी पढ़नी है बस वो।
अच्छा, भारत का पक्ष यही था। लिखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखो एक मेंस का। लिखो निरंतर उत्पन्न होने वाले भारी मात्रा में, निरंतर उत्पन्न होने वाले भारी मात्रा में, निरंतर उत्पन्न होने वाले भारी मात्रा में छोड़े गए कचरे पर छोड़े गए ठोस कचरे के निपटान, छोड़े गए ठोस कचरे के निपटान, ठोस कचरे के निपटान में क्या बाधाएं हैं? ठोस कचरे के निपटान में क्या बाधाएं हैं? तू कैसी कॉपी वाली करी? तू कॉपी भी नहीं आ तेरे पास, वैसे उठ के आ गई यहाँ से। तुम कैसी कॉपी वाली करे? ऐसी कॉपी यूज करो, दूसरी कॉपी पे लिखना शुरू करो। कैश वाली कॉपी पे लिख रहे हो अभी तक? क्या बाधाएं हैं? हमें अपने वातावरण में जमा हो रहे हैं, हमें अपने वातावरण में जमा हो रहे जहरीले कचरे को सुरक्षित रूप में कैसे हटा सकते हैं? हम अपने वातावरण में जमा हो रहे जहरीले कचरे को सुरक्षित रूप में कैसे हटा सकते हैं? ये 2016 में यूपीएससी में सवाल पूछा गया। सर में दर्द, जहरीले कचरे को सुरक्षित रूप से किक कर हटा सकते हैं, कैसे हटा सकते हैं? बात समझ आई भाई? कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक। तो ये थे हमारे बैटरी वेस्ट। तो बैटरी वेस्ट भी पढ़ लिया है ना, इलेक्ट्रॉनिक जो वेस्ट था वो भी हमने पढ़ लिया। और लेकिन तुम्हें क्या एडवाइस देता हूँ समझ लो। अब मैं मोटे मोटे तरीके तो तुम्हें एडवाइस देता हूँ, तुम और क्या सर्च करके पढ़ना, तुम्हें क्या चीज़ तुम्हारी जुबान पर कठिन होनी चाहिए। और तुम देखना है मैंने पढ़ा रखा नहीं पढ़ा रखा, हो सकता है मैंने पिछले क्लास में पढ़ा रखा हो, तो फिर पढ़ने की जरूरत नहीं है ऐसा। ठीक, मैं बताता हूँ क्योंकि ये आने वाले टाइम पर भविष्य फ्यूचर है, यहाँ तो बार बार सवाल निकाल लगाओ। ऐसी कोई चीज़ है तुम्हें पढ़ाई नहीं समझ, और अपडेट करके साथ साथ पढ़ाई। ध्यान से देख लो बोर्ड पर। चलो अगला पॉइंट ध्यान से समझ लो। आजकल क्या है, जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल है ना, इलेक्ट्रिकल व्हीकल को सबसे ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा। सबसे पहले नंबर पर इलेक्ट्रिकल व्हीकल को बढ़ावा दिया जा रहा। तो जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल है ना, तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल के बारे में पता होना चाहिए तुम्हें, जिससे कौन कौन सी कंपनी बनाई। एक दो कंपनी का नाम याद कर लो, दो तीन कंपनी का नाम याद कर लो जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल है हमारे भारत में काम कर रही। सर्च कर सकते हो गूगल पर जाकर। सही बात है, वैसे जरूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा जानकारी थोड़ी बहुत ही होनी चाहिए कि कौन सी कंपनी जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल को बढ़ावा दे रही है। ये फूल कुमार की रिक्शा कितने बनाई है? सही बात है। जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल को बढ़ावा देने वाली कंपनी है ना, दो तीन कंपनी का नाम ही तुम नोट करके रख लेना, होमवर्क तुम्हारा। दूसरे नंबर पर क्या है, जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल इसके लिए पैसा कहाँ था आगा बनाने के लिए, पैसा कैसा आगा? तो मैं तुम्हें सलाह देता हूँ, मैंने पहले पढ़ा रखी फेम नीति, FAME, फेम नीति। वो पूरी धन पर आधारित। धन कहाँ से आगा? फेम नीति एक तो बनाई थी 2015 में, ये पता होना चाहिए तुम्हें। दूसरे नंबर पर जो दूसरी नीति आई थी फेम नीति का, जिसका सेकंड वर्जन आ चुका 2019 में, और यही चल रहा अब तक। इसमें सब धन की बात कर रखी, सब पता होना चाहिए। फेम 2 जो फेम नीति दूसरी है, जो दूसरे नंबर की आई है भैया पता होना चाहिए। और दूसरे नंबर पर बाद में एडजस्ट नहीं होता, बाद में लिख लो, कहीं जा रहा है, पहले समझ लो सब, समझ नहीं बात है। दूसरे नंबर, उसके बाद सवाल है जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल चलाने के लिए या बढ़ाने के लिए कंपनी का नाम तो लिख लोगे, दो तीन कंपनी का नाम दे लो जो भारत में इस टाइम व्यापार कर ली। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स में ना जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल है उसमें हमने जो FDI है वो पूरा 100% कर दिया। FDI बाहर से जो हम कंपनी आ गई ना, वो ना भारत की कंपनी के साथ मिलकर व्यापार करने की जरूरत नहीं है। भारत की कंपनी के साथ मिलकर ना भारत के अंदर ये मैन्युफैक्चरिंग करने की जरूरत नहीं है, विनिर्माण, ये जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल है उन्हें बनाने की जरूरत नहीं है। वो स्वतंत्र रूप से आकर कंपनी कहीं भी लगाकर व्यापार कर सकती है। भारत सरकार की परमिशन की जरूरत नहीं है। ऑटोमेटिक रूट तो हमने 100% कर दिया। ऑटोमेटिक रूट बोलते हैं सर, स्वचालित मार्ग जिसे बोलते हैं। FDI हम ना स्वचालित मार्ग से बिना किसी परमिशन के, बिना किसी गारंटी के आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, 100% कर दिया। ये हमने पता लगा क्यों करा? क्योंकि हम ना हमारे पेट्रोल नहीं खरीद सकते यार। पेट्रोल आज भी भारत की जो अर्थव्यवस्था उसकी कमर तोड़ कर रख दी। पेट्रोल डीजल ये महंगा ना, तो भारत के अंदर सब कुछ महंगा। और आज भी हम अपना जो 85% जो हमारे पेट्रोल वो बाहर से खरीद के लेकर आ रहे। जितनी भी गाड़ियाँ चल रही है हमारे यहाँ, उसमें सब में पेट्रोल की जरूरत पड़ रही है, और बहुत सारा पैसा ना इसमें भारत का बाहर भाग जा। इसलिए हम सोच रहे हैं इलेक्ट्रिकल व्हीकल को बढ़ावा दिया जाए।
इसलिए बाहर की कंपनियों को कहा तुम हमारे यहाँ आकर ना इलेक्ट्रिकल बाहर बनाओ। समझ में आई बात है? तो ये आने वाला फ्यूचर भविष्य है, इनसे बार बार सवाल पूछा होगा। और जो कोई नई चीज नई पॉलिसी बदलाव हो ना, उसके कई सारे डायमेंशन हो, इस तरीके तो तुम्हें इस लेवल तो सोचना। दूसरे नंबर पर क्या है, ये तो फेम नीति है 2015 में आई, या फेम नीति 2019 में आई। अब दूसरे नंबर पर क्या हुआ, दूसरे नंबर पर जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल के लिए बैटरी यूज हो रही, बैटरी। और जो बैटरी जो होगी ना, एक तो हो लिथियम आयन बैटरी जो होगी, ऐसे समझ। तो हम बैटरी जो होती है, बैटरी के लिए लिथियम जो हमारे यहाँ यूज हो रही बैटरी, उससे लिथियम का यूज होगा। लिथियम का किसका? अब सवाल है हमारे यहाँ लिथियम का भंडार है नहीं है? नहीं है, ये हमारे यहाँ ये भी बहुत बड़ी समस्या। अब जो लिथियम का भंडार नहीं है, तो इसका ना लिथियम का भंडार नहीं है, इस तरह के खनिज निकालने के लिए फिर कौन सी कंपनी काम कर रही, ये बताना चाहिए। मैंने तो बताता, फिर काबिल बनाया हमारे यहाँ, काबिल KABIL, समझ आई बात? या खनिज KIBL खनिज इंडिया विदेश लिमिटेड, समझ आई बात है? इसका नाम खनिज इंडिया विदेश लिमिटेड, ये कंपनी बनाई गई। तो इसके बाद कंपनी के बारे में बताना चाहिए। दूसरा, जो लिथियम ही क्यों यूज कर रहे हैं, लिथियम आयन बैटरी के बारे में सब बताना चाहिए तुम्हें। लिथियम जो आयन बैटरी, चाहे इसके बारे में खुद सर्च करके पढ़ो, आयन जो बैटरी है, लिथियम आयन बैटरी क्यों यूज कर रही है, लिथियम क्यों यूज कर रहे हैं, समझ में आई बात? या क्या है ऐसा लिथियम के अंदर, क्या चीज ऐसा, उसकी हल्की सी साइंस के बारे में प्रयोग करो। दूसरा, ये जो लिथियम आयन बैटरी बनाने वाली किसी कंपनी का नाम भी याद रखो, हल्का सा, समझ में? मैंने बताया था तुम, यूपीएससी ना बदतमीज है ना, उस ना जो चॉकलेट है ना, किटकैट चॉकलेट है, उसके नीचे चांदीपुर लिखा हुआ था, उसका सवाल पूछ रखा उसने, समझ में बात है? ठीक, इतना बदतमीज हो। क्या पूछा? किटकैट, और हम बचपन से दे रहे, देखो बेबी ले खाओ फलाना जी, निमका जी, मुखड़ा जी, उसके नीचे कभी नहीं पड़ा चांदीपुर भी लिखा हुआ, वही से सवाल पूछ लिया उसने। ऐसा यूँ नहीं है कि यूपीएससी कोई भी सवाल पूछ लो बदतमीजी वाली, नहीं, वो उस साल जरूर चर्चा में रहा होगा चांदीपुर, और वो साल जरूर उस टाइम से चर्चा में था। इस दिमाग से बाहर निकल जाओ, कहीं से भी सवाल पूछ लो, वो तो बहुत बड़ा पेपर है, ये तो फलाना, वो तो ढिमका, वो उस साल जरूर चर्चा में था। करंट अफेयर बताओ। तीसरे नंबर पर, तीसरे सुन लो ध्यान लगा के, एक तो बैटरी के बारे में पढ़ना, और तीसरे नंबर पर क्या पढ़ना, तीसरे नंबर पर ना हमारे यहाँ 2011 में एक मिशन चलाया गया था, नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन, नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन 2011। ये पता होना चाहिए कि बच्चे क्या क्या चला गया था, समझ बात है? इलेक्ट्रिकल व्हीकल बढ़ावा देने के लिए। दूसरा, जो वेस्ट निकलेगा, बैटरी वेस्ट, इलेक्ट्रिकल जो व्हीकल, इन तो जो वेस्ट निकलेगा, उसके नियम कौन कौन से जारी करेंगे? अरे नियम तो पढ़ाए मैंने आज तुम, सही बात है? जो इलेक्ट्रिकल वेस्ट निकलेगा उसका मैनेजमेंट कैसे करा जाएगा, उसके लिए क्या नियम जारी करेंगे? 2022 के जो नियम, 2022 के नियम, उनमें क्या क्या कहा गया, ये सब पता होना चाहिए तुम्हें इलेक्ट्रिकल व्हीकल के बारे में। इस तरह करके इलेक्ट्रिकल व्हीकल से रिलेटेड पूरा मेंस का क्वेश्चन तैयार हो जाएगा, वो भी 250 शब्द होगा। समझ में आती है क्या कहने की कोशिश करी जा रही है? ये सब वीडियो में कंक्लूड कर दिया मैंने, सब पता नहीं। मैंने कहा ना तुम तो इसे जाके देखना, तुम पीछे कॉपी में, इसे भी जाके देखना तुम जो कॉपी में पीछे, इसके बारे में जो बताया था वो पता होना चाहिए, इसे भी और इसे भी, सारे एक जगह में डाटा ले आऊँ। और जब मैं इलेक्ट्रिकल व्हीकल पढ़ा रहा था ना तुम, तब भी मैंने वहाँ सारा पढ़ाया था तुम्हें। समझ में आया बात है क्या कहने की कोशिश करी जा रही है? अभी मैंने क्यों पढ़ाया, अभी मैं वेस्ट के बारे में पढ़ा रहा हूँ, अपशिष्ट के बारे में पढ़ा रहा हूँ, जो चीज़ बाहर निकल रही, जो बच जा रही, उसका मैनेजमेंट कैसे करे जा रहा, कौन सी कंपनी इसका मैनेजमेंट कर रही। ये थोड़ा यही से बना जा कि आया ठाया कोई भी बन गया ठाएगा, ये बुद्धि खोलनी पड़ा, और सब चीज़ जुबान पर कठन से चाहिए। ये थोड़ा ही तुम अधिकारी बना दिया और जाकर वहीं जाकर पूछ रहे इलेक्ट्रिकल व्हीकल का मैनेजमेंट कैसे करना। सही बात है, अपने पर्सनल स्टैंड उठाओ, घूम रहे हो, कॉपी का क्या लिखा था भाई जी ने बताया करे क्या करने मैनेजमेंट करने को कहा था। हाँ, तो पता तो होना चाहिए ना कि गवर्नमेंट ने जो पॉलिसी जारी करी थी 2022 में, जो रूल जारी करे थे, उसके तुम कल को तुम्हें डीएम बना दिया गया और तुम कहीं निगरानी करने पहुंचे। जब निगरानी करने पहुंचे किसी कंपनी में पहुंचोगे, और जब कंपनी में पहुंचोगे देखोगे इनने इलेक्ट्रॉनिक उपकरण उसका मैनेजमेंट हो रहा नहीं हो रहा। अब तुम्हें पता ही नहीं मैनेजमेंट तो जब पता होगा, जब तुम पढ़ रखा होगा। तो जब तक तुम्हें नॉलेज नहीं होने ना उस चीज की, तो तुम बन ही नहीं सकते बिल्कुल भी। क्यों बन जाओगे तुम? क्योंकि तुम नॉलेज ही नहीं है उसकी। तुम निगरानी करने पहुंचे किसी प्लांट पर, हरिद्वार में शेड्यूल में कोई प्लांट लगा हुआ और जो वो इलेक्ट्रॉनिक्स गुड बना रही, उसके बाद तुमने देखा वहां इलेक्ट्रॉनिक कचरा बहुत पड़ा हुआ और तुम्हें मैंने इलेक्ट्रॉनिक कचरा पढ़ा रखा, तो तुम पूछोगे उससे जाकर कि गवर्नमेंट ने जो 2022 की गाइडलाइंस जारी करी थी उसके तहत तुम कचरे का मैनेजमेंट ईपीआर के तहत करना चाहिए नहीं करना चाहिए? तो जब तो बोल रहे थे पता होगा। और जब ये गाइडलाइंस नहीं पढ़ रखी थी, क्लास में उस दिन छुट्टी मार कर बैठ गए थे, तो फिर क्या घंटा बोल लोगे वहां बैठ कर जाकर? फिर अपने पर्सनल असिस्टेंट तो पूछोगे वो कॉपी लगा है, तो भाई जी कॉपी लगा भाई जी ने लिखवा रखा, क्या लिखवा रखा है। सो इस चीज को धरातल पर लाकर जोड़ कर सोचो, हर चीज को मैं वहीं का वहीं प्रशासन में लाकर जोड़ रहा, यही कहावत तुम्हारा, इसलिए गवर्नमेंट तुम्हें पढ़ा रही इतना। अब मैंने तुम बायोमेडिकल वेस्ट पढ़ाया, तो बायोमेडिकल वेस्ट जो पढ़ाया था मैंने तो 20 का उदाहरण दिया था, और यही तो GS जो 4 है, GS4 हमारा वही तो पेपर है GS4 का।
उस चीज को लाकर धरातल पर आकर सोचो कि तुम जब बन गए, बनने के बाद जब तुम धरातल पहुंचोगे इस चीज का क्या यूज होगा, ये यूज होगा इस चीज का। मान लो कल को दूसरी बैटरी यूज करने लगा तो तुम उसको कहोगे लिथियम आयन बैटरी नहीं आया, तो तुम कहोगे लिथियम आयन बैटरी, क्योंकि तुम पूरी अथॉरिटी हो, एक जिले के अंदर पूरी फुल अथॉरिटी हो, उससे ज्यादा पावर किसी को नहीं होती। जितनी एक देश के में प्रधानमंत्री की पावर हो ना, इतनी एक जिले के अंदर डीएम को पावर हो। सही बात। अगर डीएम ने साइन करने से मना कर दिया ना कि यहाँ प्रधानमंत्री की रैली नहीं हो, तो किसी भी हालत में हो नहीं सकती। जज साहब भी नीचे झुक जाए तब भी कुछ नहीं करने के, जज साहब भी 10 दिन बाद फैसला सुनाओगे, इतनी पावर दे दी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को। समझ में आया बात यार? ठीक। तो बता दो पूरी दुनिया के अंदर फर्स्ट नंबर पे आएगी रैंकिंग की प्रशासनिक सेवा का जो पेपर हो। अब बताऊं तुम्हें खुशखबरी क्या है, जो यूपीएससी ना अपनी जो रिपोर्ट है वह कमेटी को पेश कर दी, 6 महीने में पेपर कंप्लीट करवा देंगे। पहले पेपर को करवाने में 1.5 साल लगा था, पहले प्री होता, फिर मेंस होता, फिर इंटरव्यू होता, अब 6 महीने में सब हो जाएगा। प्री भी, मेंस भी, और हर साल पेपर निकलना। ये कोई ऐसी वैकेंसी नहीं है कि पेपर निकलना नहीं, वैकेंसी निकलेगी तो फॉर्म भरोगे। दिल में जिगरा है ना, पढ़ने की आग है तो भरो फार्म, और रात रात भर जाकर पढ़ो, और 6 महीने में पेपर करके दिखा दो। अब मैं बता रहा हूँ तुम्हें, बच्चे फार्म भी भरेंगे और 6 महीने में पेपर करके बाहर भी निकलेंगे और तुम्हारे सामने निकलेंगे। लेकिन जब कब, जब पूरी तैयारी हो चुकी होगी, पेपर देने जब भी बैठे, जब पूरा कंफर्टेबल हो जा। और दूसरा, मैदान छोड़कर भागने वाले को कायर बोलते हैं। 1000 रास्ते आएंगे तुम्हारे पास छोड़कर भागने के रास्ते, हटना मत बिल्कुल भी। मैं पहले ही कह रहा हूँ, तुम लगे रहना, मेरा वीडियो मौजूद है। समझ बात है। अभी पिन का जिस दिन 5 बार रिवीजन कर लोगे ना, तो गारंटी के साथ में पेपर निकाल दूंगे। और ये कॉन्फिडेंस हमेशा निरंतर बना रहने चाहिए। मर जाओ मिट जाओ, पेन नहीं चल रहा, घिस घिस कर लिखो, लेकिन लिखो जरूर। पढ़ाई के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। अगर 4 दिन पढ़ाई नहीं हुई ना, तो दिमाग में भीतर चल जाना चाहिए, क्यों नहीं हो रही पढ़ाई। शरीर साथ नहीं दे रहा, दिमाग साथ नहीं दे रहा, दिमाग आउट जा रहा। चाहे कुछ भी हो, किसी भी हालत में सब छूट जा, लेकिन पढ़ाई नहीं छूटनी चाहिए। वो तो अम्बेडकर बेवकूफ थोड़ा ही यार, ऐसे महान आदमी बार बार कह के चले गए नुगारे, शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा धाड़ेगा। ये थोड़ा ही कह दिया उन्होंने, बताया तो। बाबा साहब जिस लाइब्रेरी में बैठ कर पढ़ते थे ना, जिस लाइब्रेरी जो उनकी खुद की लाइब्रेरी थी, किसी जमाने में पूरी दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी हुआ करती थी। उस जमाने में वो 50,000 किताबें पढ़ी थी उनकी लाइब्रेरी में। 50,000, कैन यू इमेजिन? 50,000। 10,000 तो मेरी लाइब्रेरी में भी होगी, ऐसी बात नहीं है। समझ नहीं बात है। 10,000 के आसपास किताब पढ़ दी होगी मैंने, इस तक नहीं पढ़ी होगी। बात समझे? 50,000 किताबें। कितने शौकीन थे। जिन तक पूछा गया ना, बताया तो 2004-5 में लिस्ट निकाली कोलंबिया ने अपने 20 स्टूडेंट की, उनमें उनका नाम पहले नंबर पाया पढ़ने वालों के मामले में। ऐसी ऐसी महान हस्ती भी रही पढ़ने में। 4 डीएससी की डिग्री थी, 2 डीएससी की डिग्री थी, और डीएससी डिग्री करने में बम्पर फिट था, किसी को अब तक नहीं आई थी। पूरी संविधान सभा में कोई इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं था। पढ़ने लिखने के आधार पर तुम्हारे घर में तुम्हें वरीयता मिलेगी, और जिसमें पढ़ना छोड़ जाना तो घर में इज्जत बंद है। याद रखना बात। या घर में तो है इज्जत बंद, पड़ोस में भी ऑटोमेटिक। चाहे तुम घर रहना शुरू कर दो, 10 दिन छुट्टी मारो, तुम छुट्टी मारने के बाद ना तो तुम गए, तुम्हारा खुद का लेवल गया। पहले बात कहाँ जागा लेवल? घर में जागा। दूसरा कहाँ जागा? पड़ोस में जागा। तीसरा कहाँ जागा? खुद की नजरों में जागा। लैक हो जाओ कॉन्फिडेंस। तुम यहाँ क्लास में बैठे हुए ना, तो इसका क्या तात्पर्य है? इसका ये तात्पर्य है कि जो है इस तुम्हारे मस्तिष्क का विकास हो रहा है। मस्तिष्क का विकास होने का मतलब नौकरी नहीं, नौकरी तो सेकेंडरी है। अपनी बुद्धि का विकास करना, पढ़ने का मतलब अपनी बुद्धि का विकास करना, अपने दिमाग को चलाना। समझ में आया बात? यार क्या कहने की कोशिश करी जा रही? ठीक। नहीं तो फिर खेलो जाओ, लोग इस तरह खेले, तुम्हारे जैसे पता नहीं कितने आए कितने चले गए, मजा ले एंजॉयमेंट। और ये बस 2 साल पढ़ने के। मैं भी तो ज़्यादा नहीं पढ़ा सकता ना, मेरी भाई शादी ब्याह होगा, मजाक की बात थोड़ा ही है। मैं भी अपना कुछ काम देखूँगा। सर 1-2 साल ही पढ़ने के तो ये साल पढ़ने का, इसके बाद तो मेरी भी शादी। सही बात है, देखते हैं शादी ब्याह कर पाएंगे और क्या थे। तो जितना फिर तो मैं भी नहीं पढ़ा सकता। इतनी बात तो समझ में आई नहीं, कोई दिक्कत क्या? ड्रेस सोच रहे? नहीं, इस साल के लास्ट तक रिश्ता हो जाएगा।